और ऑल अबाउट सोशियोलॉजी के सभी मेंबर्स जिनके लिए सोशियोलॉजी के इन लेक्चर्स का प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, उनमें इंग्लिश मीडियम के भी हैं, हिंदी मीडियम के भी हैं। तो हम लोग जहाँ तक हो सकेगा सरल भाषा में या हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सब मिला जुला के एक जो यूनिवर्सिटी की सामान्य हिंदुस्तानी है उसमें बात करने की कोशिश करेंगे। तो आज का विषय है बोर्ड्यू, पियर बोर्ड्यू। और मेरा उद्देश्य ये होगा कि जो हमारे नन्हे सोशियोलॉजिस्ट हैं, जो बीए के स्टूडेंट्स को मैं नन्हे सोशियोलॉजिस्ट कह रहा हूँ, कि जो हमारे नन्हे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अभी समाजशास्त्र के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा है, उनको समाजशास्त्र के कुछ विशिष्ट सिद्धांतों से अवगत कराया जा सके और उनमें दो काम हो सके। एक तो समाजशास्त्र के विषय और विशेष प्रकार के सिद्धांतों के प्रति उनमें रुचि उत्पन्न करना, और दूसरा ये कि उन सिद्धांतों को दृष्टि में रखते हुए अपने समाज की असमानताओं के बारे में चिंतन और कैसे इस प्रकार की असमानताएं दूर हो सकती हैं, और एक ऐसा समाज जिसमें कोई बड़ा नहीं होगा, कोई छोटा नहीं होगा, और सभी को अपनी मानवता का संपूर्ण पोटेंशियल विकसित करने का अवसर होगा, ऐसा समाज कैसे बनाया जा सकता है, या ऐसे समाज को बनाने में हमारा क्या योगदान हो सकता है। इसको दृष्टि में रखते हुए मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है। प्रेजेंटेशन तो इंग्लिश में है क्योंकि ज़्यादातर हम इंग्लिश ही पढ़ते हैं, और हमारे जर्नल्स, हमारी बुक्स जिनसे मैंने कुछ बातें बोर्ड्यू के बारे में संकलित की है वो सब इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा और आप में वो रुचि जागृत करने की कोशिश करूंगा कि आप फिर मेरा ये संक्षिप्त भाषण सुनने के बाद पियर बोर्ड्यू को मौलिक रूप से पढ़ सकें। आप में ये इच्छा जागृत हो कि अरे बोर्ड्यू तो बहुत काम का है, और हमारे समाज में, हमारे परिवेश में, भारत के वर्तमान समकालीन परिवेश में भी बोर्ड्यू को समझना और बोर्ड्यू के फ्रेमवर्क की लाइट में भारतीय समाज पर चिंतन करना क्यों आवश्यक है। तो शुरू करते हैं। मैंने कुछ प्रश्न पहले अपने आप से पूछे कि इस 1 घंटे के व्याख्यान में किस तरह के प्रश्न हमको उठाने चाहिए, मुझे किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। तो पहला प्रश्न है कि व्हाई शुड ए स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी रीड द राइटिंग्स ऑफ पियर बोर्ड्यू, कि समाजशास्त्र का एक विद्यार्थी पियर बोर्ड्यू के लेखन में क्यों रुचि ले। दूसरा प्रश्न है कि हैबिटस का, बोर्ड्यू का कंसेप्ट क्या था। जब भी हम बोर्ड्यू की बात करते हैं तो तुरंत दिमाग में एक कंसेप्ट आता है और एक अवधारणा आती है, और वो है हैबिटस। तो ये हैबिटस क्या है, और ये मैक्स वेबर जिसको सभी समाजशास्त्री जानते हैं, जैसे ही आप समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, आप मैक्स वेबर का नाम सुनते हैं, तो मैक्स वेबर के रैशनल एक्शन यानी कि युक्ति संगत कार्य से ये हैबिटस किस प्रकार से अलग है, और हैबिटस का अपना क्या योगदान है जो वेबर के तर्क संगत या युक्ति संगत कार्य से अलग है और उसको अधिक व्यापक बनाता है। दूसरे ये कि बोर्ड्यू ने किन सैद्धांतिक और प्रणालीगत, मैथोडोलॉजिकल विधि प्रणाली, अनुसंधान विधियां, अनुसंधान प्रणालियां, किस प्रकार की प्रणालियों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और क्या कहा, और बोर्ड्यू की राजनीति और सामाजिक कार्य के बारे में अपनी समझ क्या है, और पूंजी क्या है, पूंजी का कंसेप्ट, कैपिटल से बोर्ड्यू क्या समझता है। तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं, आप लोग इनको नोट भी कर सकते हैं।
मुख्य रूप से मेरा आज का ये व्याख्यान इन्हीं पर आधारित है। एक तो ये पॉलिटी रीडर इन सोशल थ्योरी, पॉलिटी प्रेस की किताब है, 1994 की छपी हुई। उसमें एक चैप्टर है स्ट्रक्चर्स, हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस। दूसरा चैप्टर है सोशल स्पेस एंड सिंबॉलिक पावर। तो इन दो जगहों से मैंने बोर्ड्यू के बारे में कुछ लिया है। फिर एंथनी एलियट की किताब है कंटेम्प्रेरी सोशल थ्योरी, रूटलेस से छपी थी 2014 में, इससे आप पढ़ सकते हैं। फिर केनेथ एलन, उसकी एक किताब है कंटेम्प्रेरी सोशल एंड सोशियोलॉजिकल थ्योरी, 2006 में छपी है, इससे आप कुछ ले सकते हैं। और ये फ्रेंच में लिखा है, VIVLACRISE, विविलेक्रेस, लॉन्ग, इंग्लिश में उसका कुछ ऐसा अर्थ होगा, लॉन्ग लिव फ्रांस। तो लॉन्ग लिव फ्रांस फॉर हेटेरोडॉक्सी इन सोशल साइंसेज, थ्योरी एंड सोसाइटी नाम के जर्नल में छपा था 1988 में। फिर डगलस जॉनसन की ओबिचुअरी है, पियर बोर्डियो के बारे में श्रद्धांजलि, जो गार्जियन में छपी थी 2002 में। फिर फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, 86 में ये डाउनलोड अपलोड किया गया। फिर पियर बोर्डियो ऑन मैरिज स्ट्रेटजीज, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट रिव्यू एक जर्नल है। मेनली तो इसको सोशल डेमोग्राफर्स ही पढ़ते हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट का और पॉपुलेशन ट्रेंड्स का एक अच्छा जर्नल है, यहाँ से आप कुछ ले सकते हैं। और फिर एक और है ये कि हेल्थ लाइफ स्टाइल थ्योरी एंड कन्वर्जेंस ऑफ एजेंसी एंड स्ट्रक्चर, क्योंकि एजेंसी और स्ट्रक्चर के कंसेप्ट समझना भी आवश्यक है बोर्डियो को समझने के लिए। और आखिर में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक सोशियोलॉजी की टीचर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, मैत्री चौधरी, उनका एक यूट्यूब पे बोर्डियो के बारे में ही व्याख्यान है। तो आप लोग उसको सुन के बोर्डियो के बारे में और अधिक गहन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस व्याख्यान में जो 2-3 चीजें कहने की इच्छा रखता था। पहली बात तो ये कहना चाहता था कि उसके 2-3 कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। एक तो हैबिटस का कंसेप्ट है, दूसरा पूंजी का कंसेप्ट है। हैबिटस के कंसेप्ट, हैबिटस को अगर हिंदी में कहें तो मैं देख रहा था हिंदी में उसकी डिक्शनरी मीनिंग होगी समथिंग लाइक संहनन, लेकिन मैं संहनन न कह के, जो एक अपने आप में एक दुरूह शब्द हो जाएगा, स्वभाव कहूंगा। तो हैबिटस का मतलब आप ले सकते हैं स्वभाव। हम बोर्डियो युक्ति संगत कार्य के कंसेप्ट को स्वभाव के कंसेप्ट से विस्थापित करना चाहता है, और इसके क्या परिणाम होंगे या ये क्यों जरूरी है वो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे इस व्याख्यान में। दूसरी बात यह कि बोर्डियो ने पूंजी को गहराई से देखा, और उससे पहले के चिंतकों में पूंजी का जो कंसेप्ट था वो कार्ल मार्क्स से आया मेनली, जिसमें ये एक डायनामिक प्रोसेस है, गतिशील प्रक्रिया है ये। और क्योंकि कोई भी धन या कोई संपदा स्वयं में पूंजी नहीं है, वो पूंजी तब बनती है जब उसको उत्पादन के साधन के रूप में प्रयोग किया जाए। तो और उत्पादन के साधन जब प्रयोग में लाए जाते हैं तो वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं, जिसके माध्यम से पूंजी का विकास होता है। और दूसरी तरफ एक ऐसी स्थिति पैदा होती है कि मजदूरी के लिए उतना ही वितरण किया जाए या उतना ही वितरण होता है, जिससे कि उत्पादन के साधनों को काम में लाने के लिए श्रमिकों या मजदूरों की जरूरत है। तो अगर मतलब हमारी जनसंख्या या हमारे मजदूरों की संख्या उससे अधिक है जितनी पूंजी को जरूरत है आगे बढ़ने के लिए, तो वो समाज के लिए महत्वहीन हो जाते हैं। और पूंजी को इस बात से मतलब नहीं होता कि उनका क्या भविष्य हो या उनका क्या हो, ऐसा कुछ कार्ल मार्क्स का चिंतन था। तो एक तरफ पूंजी है, दूसरी तरफ समस्त मानवता है,
और पूंजी को अपने विकास के लिए समस्त मानवता की आवश्यकता नहीं है। उसको थोड़े से मजदूरों की आवश्यकता है जो न्यूनतम जिसके द्वारा वो उनका जीवन निर्वाह मात्र हो सके और वो उत्पादनों के साधनों पर लग के पूंजी को आगे बढ़ा सके, उतने मजदूर चाहिए। तो इस स्वाभाविक है कि अधिकांश देशों में या अधिकांश जनसंख्याओं में पूंजी के विकास का मतलब है गरीबी, भूखमरी, अस्वास्थ्य, बीमारियां और मृत्यु दर और झोपड़ी झुग्गी और गंदी परिस्थितियों में रहना, साफ सफाई का अभाव और एक जो डिग्निफाइड मनुष्य का जीवन है, उस जीवन की कंडीशंस का अभाव, ये पूंजीवादी समाज में होता है। बोर्डियू ने इससे आगे बढ़ के देखा और पूंजी को कई रूपों में परिभाषित किया। उसके लिए पूंजी मात्र आर्थिक उत्पादन के साधन ही नहीं है, कुछ और भी है। तो ये दूसरी बात। पहली बात है कि युक्ति संगत कार्य के कंसेप्ट को स्वभाव के कंसेप्ट से विस्थापित करना। दूसरे, पूंजी का व्यापक रूप से अध्ययन करना। और तीसरे, उसने एक मिसरिकॉग्निशन का और सिंबॉलिक वायलेंस यानी कि सांकेतिक हिंसा का कंसेप्ट दिया, जो आजकल बुद्धिजीवियों में काफी पॉपुलर हो रहा है, उसकी काफी प्रसिद्धि हो रही है, उसकी स्वीकार्यता काफी ज्यादा हो गई। प्रतीकात्मक हिंसा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, आज 21वीं शताब्दी में जो गैर बराबरी है, ऊंच नीच की भावना है और विकसित और अविकसित का जो फर्क है, तो उसके पीछे वो वाली व्यवस्था नहीं है जो कि मास्टर और स्लेव्स की व्यवस्था थी। आज स्लेवरी तो खत्म, दास्ता तो खत्म हो गई, दास्ता खत्म हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी मनुष्य बराबर हो गए हैं या सभी मनुष्य को उनका जो मानवोचित अधिकार उनके हैं वो उनको प्राप्त हो गए हैं। और गैर असमानता खत्म हो गई, शोषण खत्म हो गया, दमन उत्पीड़न खत्म हो गया, प्रभुत्व खत्म हो गया, ऐसा तो कहीं देखने में नहीं लगता। और आज भी हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, उनको सारी शक्ति, उनको यश, सुविधाएं, उनको मान सम्मान सब कुछ उपलब्ध है, उनको आर्थिक साधन भी उपलब्ध है। और दूसरे तमाम ऐसे लोग हैं जिनको ये सुख के साधन तो दूर की बात, उनको जीवन यापन के साधन भी स्वाभिमान या मानव जीवन की गरिमा के साथ उपलब्ध नहीं है। ये एक मिसरिकॉग्निशन का ऐसा कंसेप्ट बोर्डियू ने दिया। कार्ल मार्क्स ने एक कंसेप्ट दिया था फॉल्स कॉन्शियसनेस का। तो फॉल्स कॉन्शियसनेस जैसी ही चीज है मिसरिकॉग्निशन, लेकिन इसको ज्यादा अधिक व्यापक अर्थों में उसने प्रयोग किया है। तो इन दो तीन चीजों के बारे में हम बात करेंगे और ये भी चलो आगे बात करेंगे तो और चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो बोर्डियू था कौन? ये एक फ्रांस का समाजशास्त्री था जिसको कि सार्वजनिक बुद्धिजीवी भी कहा जाता है, पब्लिक इंटेलेक्चुअल, सार्वजनिक बुद्धिजीवी। ऐसे बुद्धिजीवी जो कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और ऐसी बुद्धि को आगे, ऐसे विचारों को आगे बढ़ाते हैं जिनसे कि सारे संपूर्ण समाज का भला हो और जो समाज में उत्पीड़न, दमन, असमानता, शोषण और जो दूसरी बुराइयां हैं, उन बुराइयों से कैसे लड़ा जा सकता, वो लड़ने के ऐसे बौद्धिक उपकरण भी लोगों को मुहैया कराते हैं। बोर्डियू एक प्रोलिफिक राइटर था, माने उसने बहुत कुछ लिखा है, सैकड़ों लेख लिखे हैं, करीब 3 दर्जन किताबें लिखी हैं और उसकी कई किताबें जिनको हम बेस्ट सेलर कहते हैं, बहुत ज्यादा बिकने वाली या सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तकें, उनमें बोर्डियू की किताबें हैं। तो अगर आज कहीं बोर्डियू का जिक्र हो रहा हो और आप ऐसा जाहिर करें कि आपको
कुछ नहीं मालूम बोर्डियू के बारे में, तो लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। बोर्डियू ने अपना पहला एम्पिरिकल वर्क या ये प्रायोगिक वर्क या जिसको हम अनुभवजन्य वर्क भी कह सकते हैं, ये उसने किया था 1962 में, और अल्जीरिया के ऊपर था। फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के अंदर अल्जीरिया के किसानों की मुक्ति का आंदोलन था, जो उसने पहली बार एक सीरियस प्रोजेक्ट के रूप में सोशियोलॉजी में किया। इस बात से ये तो जाहिर हो ही जाता है कि बोर्डियू ने अपने समय के सामाजिक संघर्षों में भाग लिया, उनके बारे में चिंतन किया और संघर्ष को कैसे आगे बढ़ाया जा सके इसके बारे में लोगों के साथ बातचीत की। इस सेंस में वो पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी है, सोशियोलॉजिस्ट भी है, पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी है। और उसने विशेष रूप से समाजशास्त्र में विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, क्योंकि कहीं ना कहीं बोर्डियू को लगता था कि जो जितनी भी प्रकार की असमानताएं हैं, धन की हो, यश की हो, सम्मान की हो, सुरक्षा की हो, और बुद्धि की हो, जो भी असमानताएं हमारे समाज में हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं शैक्षिक असमानता एक बड़ा कारण है। बोर्डियू एक ऐसा समाजशास्त्री था जो राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध था, प्रगतिशील था और सामाजिक संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन ये उन बुद्धिजीवियों में है जिनको हम पिछली शताब्दी के दूसरे खंड या 1950 के बाद का जो समय, कई बार उसके लिए एक शब्द पोस्ट मॉडर्न भी यूज किया जाता। पोस्ट मॉडर्न, तो पोस्ट मॉडर्न टाइम या पोस्ट मॉडर्न बुद्धिजीवियों में से एक है जो संघर्ष की बात तो करते हैं और सामाजिक एकता की बात भी करते हैं और मानवता के कल्याण की बात करते हैं और शोषण का विरोध करते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते। तो रेमंड एरों की तरह से बोर्डियू भी एक ऐसा बुद्धिजीवी है जो कि संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन मार्क्सिज्म में, मार्क्सवाद में संशोधन करके। उसके अपने टाइम में और भी बहुत सारे पब्लिक इंटेलेक्चुअल थे, सार्वजनिक बुद्धिजीवी थे। सार्त्री उनमें से एक बड़ा बुद्धिजीवी था जिसने अस्तित्ववादी दर्शन भी दिया और जिसने उपन्यास और कहानियां भी लिखी, और जो एक प्रसिद्ध दार्शनिक भी था, लेखक भी था। और तो हमारे बोर्डियू ने सार्त्री के अस्तित्ववादी दर्शन पर सवाल खड़े किए और उसने कहा कि सोशियोलॉजी का उद्देश्य होना चाहिए राजनीतिक कार्य। अगर सोशियोलॉजी राजनीतिक कार्य में नहीं जुटती है तो ऐसी सोशियोलॉजी एक तरह से निरर्थक ही है। तो अगर आप समाजशास्त्री हैं तो इसकी निश्चित परिणति इस बात में होनी चाहिए कि आप अपने समय की राजनीतिक परिस्थितियों को समझ सकें और जो राजनीतिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, यहाँ मैं पिछड़ा वर्ग भारतीय सेंस में इस्तेमाल नहीं कर रहा है शब्द, पिछड़ा माने जो राजनीतिक व्यवस्था में पिछड़ गए हैं ऐसे लोग, उनमें भारतीय जार्गन को यूज करेंगे तो उसमें जनरल कैटेगरी के भी लोग होंगे, उनमें माइनॉरिटीज भी होंगे, सब लोग होंगे। तो जो पिछड़ गए हैं, जो असहाय हैं, या जिनके जो सत्ता से बहुत दूर हैं या सत्ता जिनका शोषण कर रही है, उनके साथ आप कैसे जुड़ सकें। और जैसे मैंने कहा कि अल्जीरिया के छोटे किसानों के आंदोलन में फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के विरुद्ध बोर्डियू ने हिस्सा लिया और उसको थ्योराइज किया, उसके सिद्धांत बनाए। बोर्डियू का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन समाजशास्त्र में है कि बोर्डियू के टाइम तक समाजशास्त्र एक लंबी उम्र जी चुका था। हम कहते हैं करीब 200-250 साल पहले हम कहते हैं कि डुरखाइम और कॉम, 3 लोगों से समाजशास्त्र की शुरुआत हुई। तो अब समाजशास्त्र की एक लंबी परंपरा स्थापित हो चुकी थी और उसमें उसमें अनेक प्रकार के मतभेद थे। जैसे
कुछ सोशियोलॉजिस्ट अपने को थ्योरेटिकल सैद्धांतिक समाजशास्त्रियों के रूप में आइडेंटिफाई करते थे, और कुछ समाजशास्त्री अपने को प्रयोगवादी या अनुभवजन्य समाजशास्त्री कहते थे। हमारे भारत में तो अभी अनुभवजन्य या प्रयोग सिद्ध समाजशास्त्र की स्थापना उतनी नहीं हुई है, और अभी भी ज्यादातर समाजशास्त्री जो हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं वो सैद्धांतिक समाजशास्त्र ही अधिक हैं, या तो वो वर्णन करते हैं या कल्पना करते हैं या कुछ सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, या ये बताते हैं कि किस प्रकार के सिद्धांत हमारे समाज के गठन को समझने के लिए अधिक उपयोगी है। और ये जो एम्पिरिसिस्ट हैं ये कहते हैं कि इनको आप एक समाजशास्त्र में आपने एक शब्द सुना होगा पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद यानी कि प्रयोगों और अनुभवों पर आधारित समाजशास्त्र। ये हम सिद्धांत की बात ही नहीं करते, हम जो देखेंगे वो कहेंगे, हम आंकड़े इकट्ठे करेंगे, हम फील्ड में जाएंगे, हम लोगों से बात करेंगे, हम और ये इसकी एक तरह से शुरुआत जो हुई थी वो समाजशास्त्र में भारत में एम.एन. श्रीनिवास ने की थी। तो कुछ कि जिसने कहा कि हिंदुत्व के बारे में या जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के बारे में जानना हो तो आप पुस्तकों को छोड़िए, बल्कि गांव में समाज में जाइए, शहरों में जाइए और वहां देखिए कि जाति से वर्ण से लोगों का अभिप्राय क्या है और जाति और वर्ण को वो किस रूप में जीते हैं। ऐसे विचार रखने वालों को हम एम्पिरिसिस्ट कहते हैं। कुछ लोग दोनों भी होते हैं, लेकिन ब्रॉडली या मुख्य रूप से हमारे समाजशास्त्री इन दो खेमे में बटे हुए थे और आज भी बटे हुए हैं, हिंदुस्तान में भी बटे हुए हैं। कुछ लोग थ्योरी की बात ज्यादा करते हैं, कुछ लोग एम्पिरिकल डेटा की बात ज्यादा करते हैं। दूसरा जो डिवीजन था समाजशास्त्र में वो था प्रकार्यवाद या फंक्शनलिज्म और मार्क्सवाद या मार्क्सिज्म। फंक्शनलिज्म के हिसाब से समाज में जो है उसके कुछ कारण हैं और उन कारणों का संबंध संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने से है। इसका मतलब ये भी होता था कि जो भी चीज समाज, जो भी घटना, जो भी प्रकार, जो भी गठन, जो भी संरचना, जो भी वर्ग विभाजन, जो भी समाज में कुछ भी चीज है उसका समाज, संपूर्ण समाज को या समाज के एक बड़े अवयव को कुछ ना कुछ लाभ अवश्य है और उसको इस सेंस में उस चीज का बना रहना भी जरूरी है। मार्क्सवाद हर चीज को पूंजी और श्रमिक के विभाजन के रूप में देखता रहा। फिर ये एम्प्टी थ्योरी और ब्लाइंड एम्पिरिसिज्म से जुड़ा हुआ एक दूसरा डिवीजन सोशियोलॉजी में रहा है, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स और सब्जेक्टिव फिनोमेनोलॉजी। ऑब्जेक्टिव फैक्ट का मतलब ये कि वस्तुनिष्ठ अध्ययन और सब्जेक्टिव फिनोमेनोलॉजी का मतलब है व्यक्तिनिष्ठ घटनावाद, व्यक्तिनिष्ठ। ये इसका सरल शब्दों में कहें तो ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स का तो मतलब ये हुआ कि समाजशास्त्री या वैज्ञानिक या एक बुद्धिजीवी चीजों को जिस रूप में देख पा रहा है वो सही है। और सब्जेक्टिव फिनोमेनोलॉजी का मतलब ये है कि हम एक बाहरी व्यक्ति या एक वैज्ञानिक या एक समाजशास्त्री या एक दार्शनिक के रूप में चीजों को नहीं देखते, हम ये जानना चाहते हैं कि लोगों का व्यवहार उनके दृष्टिकोण से किस प्रकार का है, लोग अपने व्यवहार के बारे में किस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं। मैक्स वेबर ने जिस अंडरस्टैंडिंग की बात की थी वो सब्जेक्टिव फिनोमेनोलॉजी है कि मनुष्य जब समाज में किसी भी प्रकार के व्यवहार में संलिप्त होता है तो वो उसका अपना सोचने का क्या ढंग होता है, ऐसा वो क्यों करता है। एक और डिवीजन था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो कुछ समाजशास्त्री क्वांटिटेटिव सांख्यिकीय प्रणाली, सर्वेक्षण, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स, इनकी बातें ज्यादा करते हैं। कुछ सोशियोलॉजिस्ट क्वालिटेटिव की बात करते हैं और कुछ लोग सर्वे एक्सपेरिमेंट्स की, जो क्वांटिटेटिव वाले हैं वो ज्यादातर सर्वे एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं, क्वालिटेटिव वाले पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं। और इस तरह के डिवीजन
एक और सैद्धांतिक डिवीजन सोशियोलॉजी में रहा है, एजेंसी और स्ट्रक्चर, मैथोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म एंड मैथोलॉजिकल स्ट्रक्चरलिज्म। जो मैथोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म में बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि समाज कुछ नहीं है, बल्कि समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो जिस प्रकार का आचरण करते हैं उससे कुछ प्रतिमान, कुछ सिस्टम्स, कुछ व्यवस्थाएं विकसित होती हैं, और उन व्यवस्थाओं, उन सिस्टम्स को समझने के लिए, उन आयामों को समझने के लिए हमें व्यक्ति को समझना जरूरी है। एजेंसी टू सोसाइटी। और दूसरा था मैथोलॉजिकल स्ट्रक्चरलिज्म। ये नहीं भाई, जो हमारे शुरू के समाजशास्त्री है वो तो मैथोलॉजिकल स्ट्रक्चरलिस्ट ही हैं। हिंदी में अगर कहें तो एजेंसी वालों को हम रचनावादी कह सकते हैं, कि मनुष्य का व्यवहार सामाजिक प्रतिमानों की रचना करता है। संक्षेप में ऐसा कहें कि मनुष्य का व्यवहार, एक व्यक्ति के व्यवहार, आज हमारे देश में किस प्रकार के प्रारूप हैं, किस प्रकार के सामाजिक संस्थाएं, किस प्रकार के संगठन, नीति नियम, मर्यादाएं, कानून और रीति रिवाज ये हैं, कैसे सामाजिक संबंध हैं, कैसे विश्वास हैं, ये भारत के 138 करोड़ लोगों के व्यवहार से उत्पन्न हुए हैं। ये स्ट्रक्चर्स हैं जो कि भारत के 138 करोड़ लोगों के व्यवहार से, उनके व्यक्तिगत व्यवहारों से उत्पन्न हुए हैं। जैसे वो व्यवहार कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम व्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं। और स्ट्रक्चरलिज्म में नहीं, ये कहते हैं कि मनुष्य तो कुछ नहीं, मनुष्य समाज की कठपुतली है, सोशल रोबोट है। जैसे सोशल स्ट्रक्चर, जैसे समाज में मनुष्य रहता है, वैसा ही उसका विचार, उसकी बुद्धि, उसके विश्वास, उसके रीति रिवाज और उसका चाल चलन सब कुछ वैसा ही हो जाता है। तो इसमें हम प्रमुखता देते हैं सामाजिक गठन को, सोशल स्ट्रक्चर को, सोशल ढांचे को, सामाजिक ढांचे को हम अधिक महत्व देते हैं। तो एजेंसी के सिद्धांत, दो चीजें हैं ये समाजशास्त्र में, एजेंसी और स्ट्रक्चर। एक किस्म के लोग एजेंसी को अधिक महत्व देते हैं, दूसरे किस्म के लोग स्ट्रक्चर को अधिक महत्व देते हैं। और तो इस प्रकार के डिविजन्स हमारे समाजशास्त्र में रहे हैं। थ्योरी और ब्लाइंड एम्पिरिसिज्म, फंक्शनलिज्म, मार्क्सिज्म, ऑब्जेक्टिव फैक्ट, सब्जेक्टिव फिनोमेनोलॉजी, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ये इनमें से हर एक विषय ऐसा है कि जिस पर घंटों बात की जा सकती है। लेकिन चूंकि आज हम मुख्य रूप से बोर्डियो पर केंद्रित कर रहे हैं तो इनके विस्तार में नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि समाजशास्त्र में जब बोर्डियो लिख रहे थे पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में, तो उस समय इस तरह के डिवीजन थे। आज भी इस तरह के डिवीजन है। आज भी कुछ लोग प्रबल प्रकार्यवादी हैं, कुछ लोग प्रबल मार्क्सवादी हैं, कुछ लोग प्रबल रूप से वस्तुनिष्ठ सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं, कुछ लोग व्यक्तिनिष्ठ सिद्धांतों में विश्वास रखते हैं। कुछ एजेंसी को अगर मैं रचनावादी कहूं और स्ट्रक्चर को संरचनावादी कहूं, तो आज भी कुछ समाजशास्त्री प्रबल रूप से रचनावादी हैं और कुछ लोग प्रबल रूप से संरचनावादी हैं। बोर्डियो ने कहा कि इन जो हमारे इतने जबरदस्त पूर्वाग्रह हैं इन डिविजन्स के प्रति, हमें चाहिए कि उन्हें छोड़ें और इन दोनों को मिला के, सच्चाई के इन दोनों के बीच में है और इन दोनों को साथ लेके, यहाँ रिलीजियस का सेंस धार्मिक नहीं है। यहाँ जब मैं कह रहा हूँ कि वन हुआ अगेंस्ट रिलीजियस बाइफर्केशन, तो इसका मतलब ये है कि जो दुराग्रह थे समाजशास्त्र में, बहुत से तरह के दुराग्रह थे, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, चिंतन संबंधी और रचनावादी और संरचनावादी। बोर्डियो ने कहा कि इनसे समाजशास्त्र का कोई भला नहीं हो रहा है और हमको जहां से भी मदद मिलती है तो उन सभी सिद्धांतों को प्रयोग में लाया जा सकता है। हाँ, अब बोर्डियो का एक बड़ा जो योगदान है वो इस बात में है कि उसने कहा कि पूंजी केवल आर्थिक पूंजी नहीं है। ये पूंजी को मैं फिर से रिपीट करूं, पूंजी
का संबंध उत्पादन के साधनों से है और पूंजी का एक डायनेमिक एस्पेक्ट। अगर पूंजी में डायनेमिक एस्पेक्ट ना हो, उत्पादन से जुड़ी हुई ना हो, तो वो पूंजी पूंजी नहीं रह जाती, संपत्ति हो जाती है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और उसे आप बैंक के लॉकर में रखे हुए हैं, तो उसको सही मायने में देखा जाए तो पूंजी नहीं कह सकते। पूंजी तब बनती है वो जब उसका एक डायनेमिक एस्पेक्ट हो और उससे आप कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स, कुछ मशीनें उससे खरीद लें जिन पे कि कुछ लोग काम करके उस पूंजी को और आगे बढ़ाते हैं। तो पूंजी का एक डायनेमिक एस्पेक्ट है। इसी बोर्डियो ने बताया कि पूंजी खाली आर्थिक ही नहीं होती, बल्कि पूंजी के सामाजिक पहलू भी हैं, पूंजी के सांस्कृतिक पहलू भी हैं। और उसने इन कंसेप्ट को दिया कि इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल और सोशल कैपिटल, 3 किस्म की पूंजी की उसने बात की। आप इसमें कुछ और भी, अगर आप बोर्डियो के साथ न्याय करना चाहते हैं तो आप और भी कई किस्म की पूंजियों की कल्पना इसके साथ कर सकते हैं। पूंजी का मतलब ये हुआ कि हमारा समाज है, समाज में भेदभाव है, ऊंच नीच है, बड़े, कुछ लोग बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, हर क्षेत्र में। और ये खाली उत्पादन के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में, एकेडमिक्स में, बड़े एकेडमिशियन, छोटे एकेडमिशियन, एलीट इंस्टीट्यूशंस, स्टेट यूनिवर्सिटीज, ऑर्डिनरी कॉलेजेस, कंप्यूटर साइंस, दूसरी इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग और साइंसेज और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, इतने तरह की असमानताएं हमारे समाज में हैं। और कुछ लोगों को श्रेष्ठ समझा जाता है, कुछ लोगों को साधारण समझा जाता है, कुछ लोगों को हेय समझा जाता है। और चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, या कोई और प्रकार का क्षेत्र हो, कोई किसी भी फील्ड में, तो उस फील्ड में हम देखते हैं कि कई किस्म की पूंजी, लोग, बहुत सारे लोग हैं। फिर हमारे दिमाग में जब हम अपने भारतीय बुद्धिजीवी और साहित्यकारों की बात करते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में एक प्रेमचंद का नाम आता है। तो प्रेमचंद, बोर्डियो के हिसाब से प्रेमचंद भी एक पूंजीवादी व्यक्ति है, क्योंकि प्रेमचंद के पास आर्थिक पूंजी नहीं है, लेकिन प्रेमचंद जिस फील्ड में काम कर रहा है, साहित्य के फील्ड में काम कर रहा है, वहां उस फील्ड में वो एक स्थायी, उसने अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है। और वो उसका प्रेमचंद का साहित्य के फील्ड में वही स्थान है जो कि रॉकफेलर का इंडस्ट्री के फील्ड में, या आधुनिक परिवेश में टाटा बिरला, अंबानी का अर्थशास्त्र के फील्ड में। और हम टाटा अंबानी की बात इसलिए करते हैं, प्रेमचंद की इसलिए बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके बाद ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं जो इस बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि वो टाटा बिरला, अंबानी के या प्रेमचंद के तमाम ऐसे छोटे साहित्यकार, स्थानीय साहित्यकार, स्थानीय पत्रकार, स्थानीय कहानी लेखक, स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर के उपन्यास लेखक, उनका भी संघर्ष चल रहा है, उनका प्रेमचंद से संघर्ष चल रहा है। तो प्रेमचंद को भी बोर्डियो पूंजीपतियों की श्रेणी में रखेगा। या जो मदन मोहन मालवीय हैं, वो भी एक किस्म के पूंजीपति हैं। मदन मोहन मालवीय राजनीतिक पूंजीपति हैं, सम्मान के पूंजीपति हैं, जो आज सम्मान पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ तक कि गांधी जी भी नेहरू का नाम जहां लिखते थे, अगर आप कलेक्टेड वर्ड्स ऑफ गांधी पढ़ें तो नेहरू का जहां भी नाम आएगा, पंडित नेहरू या पंडित जवाहरलाल, पंडित की श्रेष्ठता, ये भी एक किस्म की पूंजी है जो नेहरू के पास थी। हमारा समाज इस प्रकार से बटा हुआ था कि एक तरफ पंडित थे, और पंडित में भी जवाहरलाल नेहरू विशेष प्रकार के पंडित थे, पंडितों में भी श्रेष्ठ थे, तो वो एक पूंजीपति हैं। और बाकी तमाम ब्राह्मण जो उनमें, वो भी उनमें, उन ब्राह्मणों की भी कल्पना करो जो गांव के हैं, अशिक्षित हैं, या कस्बों के भी अशिक्षित ब्राह्मण हैं, या वो ब्राह्मण जिनके पास, जो भूमिहीन किसान है, हरियाणा और पंजाब के ब्राह्मण जिनके पास ना जमीन है, ना पढ़ाई लिखाई है, ना किसी प्रकार का सम्मान है, सिर्फ एक ही काम है उनका कि वो अपना पोथी पत्र देख के बता सकते हैं कि दिवाली कब है, होली कब है।
तो वो सर्वहारा है। बोर्डियो के सिद्धांतों को हम लगाएं तो हरियाणा पंजाब के ब्राह्मण सर्वहारा हैं, और बाकी वो पंडित साउथ इंडिया के या बिहार के या ईस्टर्न यूपी के वो पंडित जो बड़े बड़े जमींदार थे वो उनसे श्रेष्ठ हैं, वो कहीं बड़े पूंजीपति हैं। और सबसे बड़ा पूंजीपति ब्राह्मणों में स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में पंडित जवाहरलाल नेहरू है। इसीलिए बड़े सम्मान के साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान करो, मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि ये श्रेष्ठता और साधारणता का भाव हमारे जीवन के समस्त क्षेत्रों में है, और बोर्डियो हमारा ध्यान इस ओर लगाता है कि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, बड़े समाजशास्त्री, छोटे समाजशास्त्री, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नजदीक जाके देखें तो जो बड़े समाजशास्त्री हैं उनका अगर आप सामाजिक योगदान के हिसाब से मूल्यांकन करेंगे तो हो सकता है कुछ भी ना हो, जीरो हो। कई बड़े समाजशास्त्रियों का भारतीय समाज के उत्थान, विकास या समाज में चेतना के स्तर को बढ़ाने में उनका अगर आप मूल्यांकन करें तो उनका स्थान शायद जीरो पे हो। और बहुत सारे डिग्री कॉलेज में आपको या और बिना अधिक पढ़े लिखे लेकिन समाज का ज्ञान रखने वाले ऐसे गांव में कम पढ़े लिखे लोग भी मिल जाएंगे जिनके विचारों से हमारा समाज काफी लाभान्वित हुआ है या हो सकता है। तो ये नॉलेज के डिफरेंट फील्ड, पॉलिटिकल फील्ड, इकोनॉमिक फील्ड, सोशल फील्ड, इन सब में आप एक किस्म के पूंजीपतियों और एक किस्म के सर्वहारा की कल्पना कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड, एम्स का डायरेक्टर, उसको भी आप एक प्रकार का पूंजीपति समझ सकते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरे राष्ट्रीय और प्रसिद्ध प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स, उनके बड़े डॉक्टर्स हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं पूंजीपतियों की श्रेणी में आते हैं बोर्डियो के हिसाब से। और फिर छोटे डॉक्टर हैं, और फिर आम जनता है जो कि अंधा फेथ रखते हुए, पूर्ण अंधविश्वास करते हुए इन लोगों के पास जाती है। और कई बार जिसको बाबा रामदेव कहते हैं, कोविड के टाइम में लोग जाते हैं इन डॉक्टरों के, इन पूंजीपतियों के पास। डॉक्टर माने बोर्डियो के हिसाब से वो पूंजीपति हैं, इन पूंजीपतियों के पास जाते हैं। उसी तरह से जिस तरह की मजदूर वर्ग पूंजीपतियों के पास जाता है क्योंकि उत्पादन होना है, और फिर वहां 30 लाख 40 लाख का बिल बनता है और उसकी डेड बॉडी वापिस आ जाती है। ये इस एग्जाम्पल से भी आप सोच सकते हैं कि मेडिकल के फील्ड में भी आप कल्पना कर सकते हैं कि कुछ पूंजीपति हैं और कुछ सर्वहारा हैं। तो बोर्डियो ने इस बात को देखने की कोशिश की कि डिफरेंट फील्ड्स में, इकोनॉमिक फील्ड, सोशल फील्ड, पॉलिटिकल फील्ड, कल्चरल फील्ड, एजुकेशनल फील्ड, इनमें ये जो गैर बराबरी है, जो असमानता है, उसका पुनरुत्पादन किस प्रकार से, उसका प्रजनन किस प्रकार से होता है। गैर बराबरी ऐसी चीज नहीं है कि वो अपने आप बनी रहेगी। गैर बराबरी बनाई रखी जाती है, और वो कौन सी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, वो कौन से विश्वास हैं, और वो कौन से अवयव हैं जिनके माध्यम से गैर बराबरी बनाई रखी जाती है। मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण दूं कि जब हमारे देश में आर्थिक गैर बराबरी तो है ही, और विभिन्न पदों पे पदक्रम है, हायरार्की है, हर ब्यूरोक्रेसी है। और हम जानते हैं कि जो भारत सरकार के सेक्रेटरीज हैं उनमें भी पदक्रम है, उनकी तनख्वाहें बहुत अधिक हैं, और जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं उनकी पदक्रम में उनका स्थान बहुत कम है, उनकी आमदनी भी बहुत कम है, सैलरी भी बहुत कम है, और सैलरीज में बहुत बड़ा रेशियो है। तो बोर्डियो ये बात कहना चाह रहा है कि जब मिडिल क्लास के लोग इस बात की कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे उन प्रकार के संस्थानों में पढ़ लें, वहां उनके एडमिशन्स हो जाएं, IIT IIM से कुछ कर लें, या केंद्रीय विश्वविद्यालय से कुछ पढ़ लें, GNU से कुछ पढ़ लें, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ पढ़ लें, और फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके ये जो सेक्रेटरीज वाली क्लास है, या जो उच्च अधिकारी या बैंक के POs या प्राइवेट सेक्टर के एग्जीक्यूटिव्स है, CEOs है, उनमें कहीं ना कहीं स्थान पा सके। तो उन्हें मालूम नहीं है
लेकिन वो एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसे समाज को जन्म दे रहे हैं जिसमें कि ये अधिक सैलरी और कम सैलरी, अधिक संसाधन और कम संसाधन, अधिक पावर और कम पावर, अधिक प्रेस्टीज और कम प्रेस्टीज के जो गैप्स हैं ये बने रहेंगे। अब ये बिलो कॉन्शियस, ये एक अचेतन अवस्था, चेतनता की निम्न अवस्था में ये कार्य चलता रहता है। तो अगर आप ये समझिए कि अगर आप जैसे अभी जब मैंने ये लेक्चर शुरू किया तो भैया कह रहे थे कि A.K. शर्मा एक बड़े समाजशास्त्री हैं और हम लोगों को भी कुछ मिल, ये ऐसी जो विचारधारा है, ये विचारधारा ये बड़े छोटे को बनाए रखती है। बोर्ड्यू कहता है कि वो विचारधाराएं जिनसे कि हम अपने बच्चों को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं अचेतन रूप में हमारे समाज में गैर बराबरी को बनाए रखती है। इस चीज को बहुत सावधानी पूर्वक समझना पड़ेगा। हो सकता है बोर्ड्यू के बारे में बार बार पढ़ना पड़े, ओरिजिनल सोर्सेज पढ़ने पड़े, या बोर्ड्यू के बारे में हम लोग और बार बार चर्चा करें, उदाहरण लें, तब ये चीजें समझ में आएंगी। लेकिन समाज में उन्नति, अब एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण पेरेंट, उसकी क्या गलती है अगर वो ये चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे संस्थान में पढ़े, या वो इंजीनियरिंग करे या डॉक्टरी करे, या इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर साइंस में जाए, वो कोई गलती नहीं कर रहा जानबूझ के, लेकिन अजाने में वो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को जन्म दे रहा है जिसमें कि गैर बराबर आर्थिक, सामाजिक, सम्मान और शक्ति, इन सब की गैर बराबरी बनी रहेगी, और जिसमें कि मनुष्य अपने श्रेष्ठतम पोटेंशियल को उपलब्ध नहीं कर पाएगा, उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो कैपिटल को कई रूपों में देखता है बोर्ड्यू। कल्चरल है, सांस्कृतिक, सोशल, सामाजिक और सिंबॉलिक और सांकेतिक। कार्ल मार्क्स खाली आर्थिक पूंजी की बात करता है, उत्पादन के साधनों की बात करता है जो मुख्य रूप से आर्थिक है। और कार्ल मार्क्स ने ये भी मान लिया, जो अगर आपने थोड़ा सा भी कार्ल मार्क्स को पढ़ा होगा तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से सुपर स्ट्रक्चर प्रभावित होता है। मतलब ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आर्थिक व्यवस्था का, उसी से हमारी शिक्षा, उसी से हमारा धर्म, उसी से हमारी नीति, उसी से हमारी न्याय व्यवस्था और उसी से हमारा सारा चिंतन निर्धारित होता है। बोर्ड्यू ये बात नहीं मानता। बोर्ड्यू ये मानता है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग किस्म की असमानता है, और हर प्रकार की असमानता को हमें ध्यान में रखना होगा अगर एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ की सभी मनुष्यों को बराबर सम्मान और सुविधाएं मुहैया करा सके। अब कैपिटल में, इकोनॉमिक कैपिटल तो ठीक है, ये मार्क्सवादी सेंस में हम इसको देख सकते हैं। कल्चरल, सांस्कृतिक पूंजी। सांस्कृतिक पूंजी तीन रूपों में हमारे सामने आती है। एक तो द एम्बॉडीड फॉर्म, या सांकेतिक, सिंबॉलिक, सांकेतिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी, लॉन्ग लास्टिंग। ये जो मस्तिष्क की प्रवृत्तियां हैं, ये एक किस्म की सांकेतिक और सांस्कृतिक पूंजी है। आप देखते हैं कि अगर आप किसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आप देखिए कि कुछ विद्यार्थियों को सांस्कृतिक रूप से श्रेष्ठ समझा जाता है। मुझे ध्यान है कि जब हमने IIT बॉम्बे में एडमिशन लिया था PhD के लिए, तो वहां पे जो दो तरह के लोग, दो तरह के ग्रुप्स में विभाजन बिल्कुल स्पष्ट था। एक तो वो लड़के थे जो कि बड़े पैसे वालों के बच्चे थे और बड़े शहरों से आए थे और शुरू से इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए थे, और उनको इंग्लिश और यूरोपीय साहित्य का ज्ञान था, और वेस्टर्न, पश्चिमी संगीत में उनकी विशेष रुचि थी। पश्चिमी संगीतकारों के बारे में उनकी अच्छी जानकारी थी, और वो हमारे कॉमन रूम में जाए तो उन्हीं के पिंक फ्लॉयड और ये सब के म्यूजिक चलते रहते थे।
और हम लोग जो कि उत्तर प्रदेश से, कस्बाई क्षेत्रों से और ऐसे ऐसे वर्गों से जिसमें कि हिंदी इंग्लिश पर उनका अच्छा अधिकार नहीं था, ऐसे वर्गों से जो गए थे, तो वो दूसरे किस्म के लोग थे। हमको यूरोपीय साहित्य के बारे में, इंग्लिश साहित्य के बारे में और हमें क्रिकेट के बारे में, हमें विश्व के फुटबॉल के बारे में और भारत में किस तरह के लिटरेरी ट्रेंड्स हैं मेन इंग्लिश के, पत्रकारिता के, उनके बारे में फिल्म्स, हम लोगों के पास तो फिल्म देखने के भी पैसे नहीं होते थे, तो हमें फिल्म्स के बारे में भी कोई अच्छी नॉलेज नहीं थी। दो बिल्कुल अलग वर्ग थे और स्पष्ट है, आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि ये जो वेस्टर्नाइज वाला जो ग्रुप था, एलीट क्लास, ये अपने को ज्यादा मजबूत महसूस करता था और जो हिंदी वर्नाकुलर क्षेत्र के लोग थे और जिनको क्रिकेट और फुटबॉल, विश्व क्रिकेट और विश्व सिनेमा और यूरोपीय साहित्य संगीत की उतनी रुचि नहीं थी, इनको घटिया माना जाता। उनमें खाली उत्तर प्रदेश के ही लोग नहीं थे, उत्तर प्रदेश बिहार के तो थे ही, उनमें जिनको हम घाटी कहते थे कि महाराष्ट्र के भी जो निम्न वर्ग के या देहाती समाज के लोग थे, उनको शामिल किया जा सकता। तो क्या ये एक पूंजी नहीं है? क्या हम ये नहीं कहेंगे कि ये अच्छा, उसका प्रभाव पड़ता है भाई, उसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो अपने को श्रेष्ठ वर्ग के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, वो वहां की पढ़ाई में भी अच्छा करते हैं। वो जो उनके श्रेष्ठता का भाव है, वो उपलब्धि का एक बड़ा निर्णायक होता है और असहायता का या पिछड़े होने का जो भाव है, इससे उनका अध्ययन भी प्रभावित होता है। उनके तो आप देखेंगे कि जो ये वेस्टर्नाइज जो एलीट ग्रुप था, ज्यादातर ए बी ग्रेड उसी तरह के विद्यार्थियों के आते थे और जो सी डी या फेल हो रहे हैं वो ज्यादातर घाटी या भैया शब्द का मतलब था कि ईस्टर्न यूपी और बिहार से आने वाले स्टूडेंट, तो वो घाटी और भैया लोग जो थे वो पिछड़े हुए थे और उनका देखने में नहीं लगता कि एक मैथ के कोर्स में जो पश्चिमी सभ्यता वाले उनके मार्क्स अच्छे क्यों आए, लेकिन आते ही हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि बायोलॉजिकल रूप से उनका दिमाग कुछ अलग किस्म से बना हुआ है, लेकिन वो जो श्रेष्ठता का भाव है, जो उनका आइडेंटिफिकेशन है सुपीरियोरिटी के साथ, तो उसकी वजह से वो अच्छा करते हैं, दूसरे लोग उतना अच्छा नहीं करते। तो ये भी एक किस्म की पूंजी है। ये पूंजी है जो हमारे स्वाद, हमारे माइंड की, हमारे बुद्धि की, हमारे मस्तिष्क की प्रवृत्तियों और हम किस प्रकार के परिवार से आते हैं उससे डिसाइड होती है। दूसरी सांस्कृतिक गुड्स, ये ऑब्जेक्टिफाइड स्टेट, संस्कृति को हम वस्तुनिष्ठ तरीके से भी देख सकते हैं। अगर आपके पास हुसैन की पेंटिंग है आपके घर में, अगर आपके पास में विश्व की फेमस पुस्तकें और पेंटिंग्स हैं, तो आप के पास सांस्कृतिक पूंजी है। अगर आपके पास डिक्शनरीज हैं, अब तो डिक्शनरी का जमाना खत्म होता जा रहा, तो कंप्यूटर्स आ गए। जिन घरों में कंप्यूटर्स नहीं है, जिन घरों में डिक्शनरी नहीं है, जिन घरों में बुक्स नहीं है, जिन घरों में कोई भी पेंटिंग नहीं है, या जिन्हें पेंटिंग की समझ ही नहीं है, जिन्हें आर्ट की समझ ही नहीं है, वो घटिया है। ये जो श्रेष्ठता और घटिया होना, श्रेष्ठ होना और घटिया होना पेंटिंग की वजह से, बुक्स की वजह से, डिक्शनरीज की वजह से, कपड़ों की वजह से, मकान की वजह से, मकान किस तरह का है, छत किस मटेरियल की बनी हुई है, ये जो है ऑब्जेक्टिफाइड स्टेट की पूंजी है, जो सांस्कृतिक पूंजी के अंतर्गत आती है। और इंस्टीट्यूशनलाइज स्टेट में पूंजी जो सांस्कृतिक, ये भी सांस्कृतिक पूंजी है। शिक्षा, डिग्री, डिप्लोमा, ये भी एक संघर्ष का क्षेत्र है, जिसमें कि कहीं ना कहीं मनुष्य बने रहने के लिए वो लोग जो अशिक्षित हैं या कम शिक्षित हैं या ऐसे स्थानों से शिक्षित हैं जिनका महत्व अधिक नहीं माना जाता, जो सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे हैं, तो ये भी एक संघर्ष चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी एक संघर्ष चल रहा है। वो किस में चल रहा है कि जो पब्लिक मीडियम, जो पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल से आए हुए बच्चे हैं और जो वर्नाकुलर या
सरकारी स्कूलों के बच्चे, उनमें भी एक संघर्ष चल रहा है। ये संघर्ष का स्वरूप उसी प्रकार का है जिस प्रकार का संघर्ष श्रमिक और यानी कि सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग के बीच का है, और हमें इस संघर्ष की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। फिर सोशल में पटनम वगैरह के आपने पढ़ा होगा सोशल कैपिटल के बारे में। सोशल कैपिटल को कई तरह से डिफाइन किया जाता है। बोर्डियू की बात करने के लिए हम इतना ही कह सकते हैं कि सोशल कैपिटल का संबंध इस बात से है कि आपका सामाजिक ताना बाना, आपके संबंध, आपकी रिश्तेदारियां, आपके परिवार के लोग, उनके आपके दोस्त, उनमें आपके किस किस तरह के लोगों से और किस प्रकार कितने प्रगाढ़ संबंध हैं। हम लोग तो पुश पुल फैक्टर्स से हिंदुस्तान के लोग काफी या जुगाड़ से काफी परिचित ही हैं, जिनके पास ये सामाजिक ताना बाना है, जिनके भाई बहन, जिनके चाचा मामा ताऊ अच्छी पोजीशंस पे हैं, या उनको कुछ ज्ञान दे सकते हैं, या पैसा उधार दे सकते हैं, या उनकी सहायता कर सकते हैं, या नौकरी लगाने में मदद कर सकते हैं, या उनको रिकमेंड कर सकते हैं, तो उनके पास सामाजिक पूंजी है। और तमाम ज्यादातर लोग तो ऐसे ही हैं, ज्यादातर लोग तो सर्वहारा ही है ना, तो ज्यादातर लोग सामाजिक पूंजी के क्षेत्र में भी सर्वहारा हैं और उनके पास इस तरह के कनेक्शंस नहीं है। और स्पष्टता के लिए इस पूंजी को 2-3 टुकड़ों में बांटा जा सकता है। बॉन्डिंग, ब्रिजिंग। बॉन्डिंग ज्यादातर परिवार के अंदर, रिश्तेदार, विशेष रिश्तेदारों के अंदर, और जो आपकी परिवार के बाहर के संबंध हैं वो उसको हम ब्रिजिंग कह सकते हैं। और ये हायरार्किकल या लिंकिंग, ये संबंध होते हैं अपने से श्रेष्ठ या अपने से निम्न स्तर के लोगों से। लिंकिंग जो हमको पद क्रम में हमसे ऊपर वालों से या हमसे नीचे वालों से जोड़ता है, वो लिंकिंग। तो ये 3 तरह की सामाजिक संपदा या सामाजिक पूंजी। देखिए बोर्डियू को समझ, मेरे ख्याल से अब इतनी देर में आपको ये समझ में आ गया होगा कि बोर्डियू कौन है। बोर्डियू संघर्ष की बात करता है, सार्वजनिक बुद्धिजीवी है, और वो ये मानता है कि हमारा समाज आज भी गैर बराबरी का समाज है। चीन या रूस या कुछ दूसरे पूर्वी यूरोप के देशों में या कुछ और अफ्रीका के ऐसे देशों में जहां लगता है हमको कि समाजवादी क्रांति हो गई है, उस समाजवादी क्रांति या साम्यवादी क्रांति के पश्चात भी कहीं भी एकता स्थापित नहीं हुई। और ये तो स्वयं फ्रांस का है, तो वो देखता है कि फ्रांस में कितनी गैर बराबरी है, तो वो ये जानता है कि गैर बराबरी, अब इस गैर बराबरी से अगर आपको टकराना है तो हर फील्ड में टक्कर देनी होगी, और हर फील्ड की श्रेष्ठता को, हर फील्ड, उस फील्ड की साधारणता को साथ लेके आपको संघर्ष करना होगा। तो औद्योगिक क्षेत्र से संघर्ष करना होगा, कृषि क्षेत्र द्वारा आपको निहित स्वार्थों से जो शिक्षा के क्षेत्र में है, विश्वविद्यालयों के क्षेत्र में है, उनके साथ संघर्ष करना पड़ेगा। उसके लिए कॉलेजेस, स्मॉल कॉलेजेस, अशिक्षित या छोटे स्कूल के लोगों को साथ लेकर संघर्ष करना पड़ेगा। जो बड़े राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक दल सत्ता में हैं, वो भी एक किस्म के पूंजीपति हैं, उनसे लड़ना होगा। और उसके लिए आपको जो आज ताकत में नहीं है, उन तमाम लोगों को साथ, आप उनको कैसे साथ में ला सकते हैं ताकि आगे आने वाला ऐसा समाज बन सके कि सत्ता की बराबर की भागीदारी हो सके। तो ये विभिन्न क्षेत्रों में आपको ये लड़ाई लड़नी, ये लड़ाई स्पोर्ट्स में भी हो रही है, ये लिटरेचर में भी हो रही है, ये लड़ाई नॉवेलिस्ट, फिक्शन राइटर्स में भी हो रही, ये सिनेमा में भी हो रही, ये स्पोर्ट्स में भी हो रही, रेसलिंग में भी हो रही है, ये लड़ाई हर जगह चल रही है, ये धर्म में भी चल रही है, और एक ही धर्म में भी चल रही है और विभिन्न धर्मों में भी चल रही है लड़ाई। बोर्डियू के लिए लड़ाई एक बड़ी चीज है। और बोर्डियू के कुछ सामाजिक कंसेप्ट हैं, डोक्सा का है, बुद्धि का है, हैबिटस का है, या स्वभाव का है, या फील्ड है, क्षेत्र है। तो ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये फील्ड हम इनको कह सकते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के नॉलेज सिस्टम्स में लड़ाई चल रही है। और थोड़ा सा हैबिटस के बारे में ज्यादा बोलना पड़ेगा, तो आपको कम से कम एक कंसेप्ट तो लगे कि हाँ, बोर्डियू की बात कर रहे थे तो कुछ सीख का है। और जो मैंने ये कहा कि इन लोगों को
इन लोगों ने मार्क्सिज्म के ऊपर जाके सोचा। एक जमाना था जबकि ये माना जाता था कि मार्क्सिज्म का मतलब है कि दुनिया के गरीब, शोषित और मजदूर, किसान लोगों का संगठन बनाना और उसको आगे बढ़ाना, और और असमानता के मुख्य नियामक आर्थिक है। और उसमें ये भी कहा जाता था, कार्ल मार्क्स ने कहा कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द वर्किंग क्लासेस, कि कुछ लोग ओपियम कहते हैं, कहीं पे लेनिन ने लिख दिया जिन, जो भी है वो नशा है, नशा है कि धर्म जो है गरीब व्यक्ति का या मजदूर व्यक्ति का एक नशा है, क्योंकि वो लोग सुपर स्ट्रक्चर के महत्व को नहीं जानते थे। वो सिर्फ कहते थे कि अगर हमने आर्थिक लड़ाई लड़ ली, और आर्थिक लड़ाई लड़ने में और पूंजीपतियों को उत्पादन के साधनों से हटाने में और उत्पादन के साधनों को सार्वजनिक नियंत्रण में रखने में सफल हो गए, तो हर किस्म की गैर बराबरी खत्म हो जाएगी। बोर्डियू ने देखा कि ऐसा तो कहीं नहीं हुआ, तो उनमें एक रेमंड एरो भी थे जिसने ऐसा कुछ सोचा, और रेमंड एरो ने किताब लिखी, उसका टाइटल उसने दिया मार्क्सिज्म द ओपियम ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। जबकि मार्क्सवादी कहते थे कि जो धर्म है वो श्रमिक वर्ग की अफीम है। तो रेमंड एरो भी उन समाजशास्त्रियों में था। बाद का जो रूस बना, उस सोवियत रशिया और अमेरिका या ब्रिटेन में सामाजिक स्तरीकरण या स्ट्रेटिफिकेशन या इनइक्वालिटीज में कोई बड़ा अंतर नहीं है, एक से ही है। तो हमें कुछ और विचार करना पड़ेगा समान समाज स्थापित करने के लिए। यहाँ रेमंड एरो ने कहा कि ये अनफॉर्चुनेटली हम आगे लड़ाई को आगे इसलिए नहीं ले जा पा रहे क्योंकि हमने ये मान लिया कि धर्म एक अफीम है, जबकि बात तो ये है कि जो मार्क्सवाद है या ये मान्यता, ये सोचना कि आर्थिक संघर्ष ही सबसे बड़ा संघर्ष है, ये खुद एक अफीम है। मार्क्सवाद खुद एक अफीम बन गया है। अगर हमें मानव एक समान समाज की स्थापना करने की दिशा में लड़ाई लड़नी है, तो उसमें इस मार्क्सवाद की अफीम से भी अपने को नशा मुक्त करना पड़ेगा। बड़ा अच्छा टाइटल है, मार्क्सिज्म द ओपियम ऑफ द इंटेलेक्चुअल। आइडिया इसका वहीं से, ये लोग सब मार्क्सिस्ट थे ओरिजिनल, जो जिनको आज हम पोस्ट मॉडर्न, लेकिन उन्होंने ये देखा कि मार्क्सिज्म की कुछ सीमाएं हैं और आधुनिक समाज में मार्क्सिज्म ऐसा न लागू होता है न उसकी लड़ाई को आगे ले जाने में सफल हो रहा है। तो इस मार्क्सवाद को का जो नशा है, इससे भी हमें मुक्त होना पड़ेगा। मैं सारी स्लाइड दिखाने की बजाय ताकि आप कुछ प्रश्न भी पूछ सकें, तो क्या सर हम लोग अब प्रश्न कुछ पूछ सकते हैं यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा, और क्या इस क्लास को हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटा हो गया है। तो ठीक है, 1 घंटा हो गया, मैं बस 2 मिनट में समराइज करता हूँ। और चूंकि बोर्डियू पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध का बुद्धिजीवी और समाजशास्त्री है, तो वो कहता है कि मार्क्सवाद ने जो एक मान्यता उसकी थी कि एक पूंजीपति, एक कैपिटलिस्ट है और दूसरे मजदूर वर्ग हैं, वो उस तरह का विभाजन आज के समय में सही नहीं है। और आज के समय में हमें ये देखना पड़ेगा कि 3 वर्ग हैं। एक लोअर क्लास है जिसको आप प्रोलेटेरिएट कह सकते हैं, लोअर क्लास, दूसरा लोअर मिडिल क्लास, और तीसरा है अपर मिडिल क्लास। इन 3 क्लासेज में से पूंजीपतियों को तो बिल्कुल हटा दिया। तो अपर क्लास, इसमें आप अपर एजुकेशनिस्ट रख लो, अपर इकोनॉमिक क्लास रख लो, अपर रिलीजियस, जो भी रखना है, अपर, लोअर मिडिल और लोअर, 3 तरह के वर्ग हैं। और मैं अपनी बात, क्योंकि मैं चाहता था थोड़ा सा आपको हैबिटस और मिस रिकॉग्निशन के बारे में बताना, तो हैबिटस मैंने कहा कि स्वभाव और मनुष्य
मैक्स वेबर ने तो कहा था कि मनुष्य का व्यवहार अगर आपको अध्ययन उसका करना है तो उसको आप रैशनल या तर्क संगत व्यवहार के रूप में देख सकते हैं। दुर्भाग्य से बाद के दिनों में बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने यही मान लिया कि सभी प्रकार के व्यवहार तर्क संगत व्यवहार होते हैं, जबकि मैक्स वेबर भी ये नहीं कहता था। मैक्स वेबर भी कहता था कि इमोशनल एक्शन भी होता है, ट्रेडिशनल एक्शन भी होता है, लेकिन चूंकि मैक्स वेबर ने रैशनल एक्शन या तर्क या युक्ति संगत कार्य का कंसेप्ट दिया तो समाजशास्त्रियों ने इसी को मुख्य मान लिया। बोर्डियू ने कहा कि उसकी जगह में स्वभाव को देखना पड़ेगा, और ये स्वभाव हमारे इतिहास में हमारा क्या स्थान है, उस स्थान से हमारा एक स्वभाव बनता है। हम कभी भी विवेकपूर्ण या तर्क संगत तरीके से निर्णय नहीं लेते, हमको कैसा व्यवहार करना है, हमारा एक स्वभाव बन जाता है। व्यक्ति का भी एक स्वभाव होता है, फिर उसने ये भी कहा एक समूह का भी स्वभाव होता है, एक वर्ग का भी स्वभाव होता है, एक राष्ट्र का भी स्वभाव हो सकता है। तो इंडिविजुअल हैबिटस, क्लास हैबिटस, ये, और जो अंत में मैं ये जो मिसरिकॉग्निशन की हम जिन जिन मान्यताओं के साथ हम आगे बढ़ने की बात समाज में करते हैं, उन वे ही मान्यताएं हमारे समाज की असमानताओं को पोषित करती हैं और उनके प्रजनन में सहायक बन जाती है। ये एक मिसरिकॉग्निशन है, इसकी हमको समझ नहीं है और हमें बताना है हम लोगों को कि इस प्रकार के मिसरिकॉग्निशन से बचे, कैसे बच सकते हैं, क्योंकि ये मिसरिकॉग्निशन बहुत प्रकार की सांकेतिक हिंसाओं, ऊंच नीच और श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ या साधारण इस तरह के विभाजनों को जन्म दे रहा है, उससे हमें लड़ना। तो मैं फिर जैसा कि मिश्रा जी ने कहा, अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। ये अंत में लिमिटेशन वाली स्लाइड पढ़ते हुए उसकी कि बोर्डियू की भी कुछ सीमाएं हैं। बोर्डियू ने ग्लोबलाइजेशन का अपोज किया, न्यू लिबरल फ्रेमवर्क का उसने अपोज किया उसको, और वो था तो एक किस्म का लेफ्टिस्ट वामपंथी, लेकिन ऐसा वामपंथी जो ये मानता था कि मार्क्सवाद के नशे से हमको मुक्त होना है। और उसने कल्चरल डिस्पोजिशंस, सांस्कृतिक आग्रह, दुराग्रह, स्वभाव, इनको अधिक मान्यता देने की आवश्यकता है, ऐसा कहा। और इकोनॉमिक ऑपरेशन पर उसने अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया, क्योंकि उसको लगा कि लड़ाई तो विभिन्न क्षेत्रों में हो रही है और हर एक क्षेत्र में हमको लड़ाई के कारण के श्रेष्ठता का भाव क्यों है, उसके प्रजनन के क्या कारण है, उस विभाजन के प्रजनन के क्या कारण है, कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है उस इनइक्वालिटी का, इसको समझना पड़ेगा। और हर किस्म के श्रेष्ठतावाद के विरुद्ध हमको लड़ना पड़ेगा, ऐसा उसने फ्रांस के संदर्भ में कहा। और मैं कह सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि भारत के लिए भी काफी कुछ सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं मैं अपने, जैसे मैंने कहा था, नन्हे समाजशास्त्रियों को बोर्डियू के विचारों की ओर कुछ आकर्षित कर पाया नहीं। आज इतना ही। अब आप के दिमाग में जो प्रश्न आ रहे हैं कृपया हमको आप रख सकते हैं। धन्यवाद। मानसी। यस सर, एक्चुअली मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे मार्क्स ने बताया है कि जो समाज में असमानता व्याप्त है तो उसके लिए जो सर्वहारा वर्ग है उसको एकत्र होना चाहिए। मतलब उन्होंने माइक म्यूट हो गया। सर क्या सर कैसे इस इनक्वालिटी को हम कम कर सकते हैं? तो क्या बोर्डियू ने भी इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ बोला है कि ये जो इनइक्वालिटी व्याप्त है समाज में, हर वर्ग में जो व्याप्त है, उसको कैसे कम कर सकते हैं? संघर्ष यस सर, जैसे अच्छा, संघर्ष के द्वारा। संघर्ष, लेकिन संघर्ष का फील्ड या क्षेत्र खाली आर्थिक नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है कि अब जैसे चीन में है, चीन में एक किस्म से समाजवाद आ गया, क्योंकि जो उत्पादन के साधन थे साम्यवाद आने के बाद उन पर जो नियंत्रण था पूरे समाज का हो गया। वहां पे शुरू के दिनों में कम से कम वहां पे किसी का भी संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं रहा, तो उस सेंस में समाजवाद आ गया। लेकिन क्या चीन के राष्ट्राध्यक्ष और चीन के गांव के किसी साधारण श्रमिक की ताकत बराबर हो गई?
क्या उसका सम्मान बराबर हो गया? ये आप क्या पोलिट ब्यूरो के अध्यक्ष को तो छोड़िए, जो ब्यूरोक्रेट्स और जो गांव के किसान है, क्या उनमें बराबरी आ गई? या पढ़े लिखे या गैर पढ़े लिखे में कोई बराबरी आ गई? या साहित्यकारों और जिनको हम साधारण बुद्धि का कहते हैं, कम पढ़े लिखे बेपढ़े लिखे लोगों, मजदूर किसानों में बराबरी आ गई? क्या नगर और गांव में बराबरी आ गई? नहीं आई। तो ये जो गैर बराबरी है, इसका संबंध सीधे सीधे आर्थिक असमानता से ही नहीं है, और भी बहुत सारी असमानताओं से हमें सामूहिक रूप से लड़ना पड़ेगा। तो खाली टाटा इसको क्रूड लैंग्वेज में कहूं तो खाली हमें इसी बात की लड़ाई की जरूरत नहीं है कि जो टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, इन लोगों से लड़ना है। इनके उत्पादन के साधनों का जो अधिकार है वो उसका राष्ट्रीयकरण करना है या उसको सामूहिक अधिकार के अंतर्गत लाना है, बल्कि जो गांव के स्कूल हैं उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और IIT IIM की श्रेष्ठता के खिलाफ भी लड़ना है। एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें कि IITs और IIMs की सुपीरियरिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सुपीरियरिटी ना रहे, वहां के लोग ब्राइट ना समझे जाएं और गांव के साधारण स्कूल के बच्चे गंवार ना समझे जाएं। तो अगर ये श्रेष्ठ शैक्षिक संस्थाओं और गंवारों का विभाजन जब तक बना रहेगा, तब तक भी हमारे समाज में एकता स्थापित नहीं होगी। बोर्डू का एजुकेशन एक प्रिय विषय रहा है, और वो उसमें अगर ऐसा समाज बना रहा है जिसमें कि JNU के लोग या दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग सुपीरियर बने ही रहे और गांव और कस्बे के पढ़े लिखे लोग घटिया बने ही रहे, तो तब तो खाली राष्ट्रीयकरण, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण मात्र से काम नहीं चलेगा। इसी को उन्होंने कहा है कि मार्क्सवाद का नशा, कि हमारे बुद्धिजीवियों को मार्क्सवाद का नशा, हमारे प्रगतिशील विचारकों को मार्क्सवाद की अफीम से बचाना होगा, और हर क्षेत्र में, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे फिक्शन का हो, पेंटिंग का हो, रिलीजन का हो, हर क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ेगा। सर, मेरा एक प्रश्न था पर्सनल कि जैसे बोर्डियू बात करते हैं कि हाँ, जो मार्क्स वाला मॉडल है, बुर्जुआजी और सर्वहारा वाला, जिसमें हैव और हैव नॉट होते हैं, वो तो इकोनॉमिक आधार पे वो बताते हैं, लेकिन बाकी आधारों पर भी कल्चरल, सांस्कृतिक तौर पे, एजुकेशन के तौर पे और 10 तरीके के और फील्ड्स में भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन मार्क्स का क्या ये वाला मॉडल भी यहाँ पर अप्लाई हो जाता है कि हाँ ठीक है, हैव और हैव नॉट तो होंगे, हैव नॉट संघर्ष करेंगे, अपने आप में एक वर्ग बनाएंगे और जगह, मतलब जो उनके पास संपत्ति है वो सारी छीन लेंगे और सब में इक्वली बढ़ जाएगी। तो क्या ये हम मान सकते हैं कि जो गांव देहात में बच्चे पढ़ रहे हैं वो सभी एक आपस में वर्ग बना लेंगे JNU वाले मॉडल में, या जो IITs है, IIM है, उन सब के बच्चों को से शिक्षा या जिस बारे में वो कैपिटल जो पोजेस कर रहे हैं उन सबको छीन के वो सब में बांट देंगे और एक इक्विलिब्रियम ले आएंगे? क्या ये वाली चीज भी मतलब यहाँ पे लागू है? जो आपके जो आपके जिले के, कर देता हूँ इसमें, क्योंकि जो मार्क्स कहते हैं कि हाँ एक भावना आ जाती है लड़ने की, हम लोग अपने स्वयं में एक वर्ग बना लेते हैं। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि गांव देहात वाला बच्चा, लेकिन वो तो एस्पायर ही कर रहा है कि हाँ यार अच्छे संस्थान में पढ़ने को मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, मतलब वो जो बुर्जुआ है उसके खिलाफ लड़ता नहीं है, बल्कि वो खुद बुर्जुआ हो जाना चाहता है। तो ऐसे में संघर्ष कहाँ पाएगा फिर? इसी के लिए तो उसने मिसरिकॉग्निशन या सिंबॉलिक वायलेंस का कंसेप्ट दिया बोर्डियू ने। उसने कहा कि साधारण लोग, मध्यम वर्ग के लोग जब अपने बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो वो श्रेष्ठता और साधारण के बीच के विभाजन को बनाए रखते, उनके कार्य या उनका ऐसा विश्वास या उनकी ऐसी भावना समाज में इस विभाजन को बनाए रखती है, जबकि बोर्डू ये चाहता है कि ये विभाजन समाप्त हो जाए। अच्छा। JNU के विशेष रूप से यह श्रेष्ठ संस्थान है और हमारे बनारस के जो डिग्री कॉलेजेस हैं वो साधारण हैं, ऐसा विभाजन ना रहे। तो एक तो हमें ये, तो इसका मतलब एक ऐसे समाज की तरफ जाना होगा जिसमें कि जो बनारस के डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं
वो इस बात को रिजेक्ट कर देंगे कि जेएनयू के बच्चे हमसे श्रेष्ठ हैं। और वो मिलजुल के, जो आप कह रहे हैं ना, ग्रुप बना के या सामूहिक रूप से वो संगठित होके एक ऐसी प्रकार की शिक्षा, पहले तो खुद ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और फिर इस प्रकार की भावना लोगों में भर देंगे कि जो समाज के लिए उपयोगी ज्ञान है वो लोकली प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसके लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। और दिल्ली में जो ज्ञान दिया जा रहा है वो हमसे श्रेष्ठ ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान का अल्टीमेट उद्देश्य तो यही होना चाहिए ना कि सब लोग का सम्मान, उनके आर्थिक साधन और अवसर और उनकी शक्ति बराबर हो। तो उसके लिए जेएनयू जाने की कहाँ जरूरत है? जेएनयू जाना तो खुद एक गैर बराबरी को जन्म दे रहा है। हम लोग स्थानीय स्तर पर ऐसा एक माहौल, ऐसा वातावरण बनाएं कि उसमें फिर श्रेष्ठता का भाई वो समाप्त हो जाए। और इसी के साथ शायद मुझे लगता है सर कि वो जो डेविस मूरे वाला कॉन्सेप्ट है कि हाँ, जो श्रेष्ठ होगा उसको हम ज्यादा अच्छे पुरस्कार देंगे ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर पाए, किसी स्तर पे जाने के लिए कुछ चीजें लगती तो हैं की भी क्रिटिक हो जाती है। तो वो जो किंगस्टर डेविस विल्बर्ट मूर का जो कंसेप्ट है, तो वो तो फंक्शनलिस्ट है। हाँ, वो तो प्रकार्यवादी है। हाँ। और बोर्ड्यू कहेगा कि ये किंगस्टर डेविस ने ये कहा था कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि समाज में स्ट्रेटिफिकेशन क्यों होता है, संस्करीकरण क्यों होता है ना? जबकि बोर्ड्यू आम जनता के साथ मिलकर इस बात के लिए संघर्ष कर रहा है कि संस्करीकरण, स्ट्रेटिफिकेशन समाप्त हो जाए। अच्छा। और साधारण लोग अपने सभी लोग मिलजुल के समान भाव से रहें, उस मानवता की गरिमा स्थापित हो और कोई ऊंच नीच ना हो। और जो भी विकास हो रहा है समाज में उसका लाभ सर्वजन हिताय और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय उसका प्रयोग हो सके। ठीक है सर। ऋषभ जी, आपको कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कि जब हम मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स एक क्लासलेस सोसाइटी कहते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि जब जो भी प्रोलेटरिएट हैं वो सब शासन करेंगे और बुर्जुआजी जो होंगे उनके हाथों से सब कुछ छीन लिया जाएगा। तो क्या बोर्डियू भी जब, क्योंकि मार्क्स जब इकोनॉमिक क्लास की बात कर रहे हैं, तो क्या बोर्डियू भी अपनी कल्चर के माध्यम से क्या ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ वर्ग ऐसे हो जाएंगे जो कल्चर में थोड़ा सा ऊपर होंगे, कुछ वर्ग ऐसे होंगे जो कल्चर में थोड़ा सा डोमिनेटिंग होंगे? तो क्या क्लासलेस सोसाइटी, यहाँ पर एक क्लासलेस सोसाइटी की कल्पना की जा सकती है जहाँ पर सारी संस्कृतियां समान हैं? क्योंकि संस्कृति भी असमानता का कारण बन सकती है क्या? ऐसा कि क्या होगा कल ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये तो हमको दिखाई पड़ रहा है कि सांस्कृतिक गैर बराबरी बहुत ज्यादा है। जी जी सर। और तो जब 19वीं शताब्दी का जो चिंतन था, जो मार्क्स का चिंतन था या जो मार्क्सवादियों का चिंतन था 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का, तो उसमें ये मान्यता थी कि अगर उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण हो जाए या उन पे समाज का नियंत्रण स्थापित हो जाए तो एक तरह का राम राज्य आ जाएगा और फिर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी सारे कष्ट उनका कारण यही है कि समाज में आर्थिक गैर बराबरी है, कि कुछ लोग का पूंजी पे नियंत्रण है और अधिकतर लोग श्रमिक हैं, उन पे अपना वो श्रम देके और पूंजी को बढ़ा रहे हैं और अपने आप को बेकार करते हैं। मतलब श्रमिक जो है पूंजी को बढ़ावा दे रहे हैं और श्रम के मूल्यों को कम कर रहे हैं, ऐसा कुछ व्यवस्था है। और जब ऐसा नहीं रहेगा तब सब लोग बराबर हो जाएंगे। लेकिन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये लोग ये देख पा रहे हैं कि जहां पे ऐसा हुआ भी है वहां भी लिंग के आधार पर और संस्कृति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर और शक्ति के आधार पे, ब्यूरोक्रेसी के आधार पे, पदक्रम के आधार पे एकता कहीं संभव हो नहीं पाई। और बल्कि फ्रांस में तो बोर्ड ये भी देख रहा था कि जो तरह तरह के संघर्ष चल रहे हैं, चाहे वो विद्यार्थियों का संघर्ष हो, महिलाओं का संघर्ष हो, किसी अनेक प्रकार के संघर्ष जो उस जमाने में चल रहे थे, अनेक प्रकार की विचारधाराओं पर आधारित, वो सीधे सीधे किसी पूंजीपति वर्ग के खिलाफ नहीं थे,
वो अलग अलग किस्म की हेजेमोनीज के खिलाफ संघर्ष थे। और क्या होगा ये पता नहीं, लेकिन बोर्डियू उन संघर्षों से जुड़ना चाहता है, उनको थ्योराइज करना चाहता है और उन संघर्षशील लोगों के साथ खड़ा होना चाहता है। ये मतलब तो फिर सर यहाँ पे एक ऐसे संघर्ष की बात कर सकते हैं जो सिंबॉलिक हो, या फिर संस्कृति के कारण जो संघर्ष पैदा हुआ है, या संस्कृति कुछ डोमिनेट कर रही है, कुछ नीचे है, तो इस संस्कृति के ऊपर या नीचे होने के कारण एक संघर्ष को मतलब हमने जन्म दिया हो। हर जगह, हर संस्कृति में, ये धर्म में भी है। धर्म में जिसको आप लोगों ने सोशियोलॉजी में ये संस्कृतिकरण का कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो संस्कृतिकरण हो, मुस्लिम्स में इस्लामाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा। तो एक लगातार संघर्ष बना हुआ है कि हम कैसे अपने को श्रेष्ठ संस्कृति में श्रेष्ठ दिखा सकें, या श्रेष्ठ वर्ग में अपने को सम्मिलित कर सकें, या हम कैसे अपने को एक अच्छा मुसलमान बन के दिखा सकें, है ना। जब तो ये भी ये संघर्ष ही है, जहाँ पे मान लो क्षत्रियों के पास ताकत है, लोकल लेवल पे या क्षेत्रीय स्तर पे क्षत्रियों के पास ताकत है, और सब लोग संस्कृताइजेशन के माध्यम से क्षत्रियों के रीति रिवाज, चिंतन, खान पीन, कपड़े लत्ते उसको स्वीकार करने लगते हैं, ताकि वो भी एक दो जनरेशन के बाद अपने को क्षत्रिय क्लेम कर सके, क्षत्रियकरण। तो ये संघर्ष है, ये भी एक संघर्ष है। और बोर्ड इसी तरह से जो इस्लामाइजेशन है कि अब हो सकता है, मतलब हम जानते हैं कि 70%, 80%, हो सकता है 90% लोग भारत में यहीं के हिंदुओं की अनेक जातियों से वो मुस्लिम बने, लेकिन उनमें फिर अजलफ अशरफ का कंसेप्ट आ गया। अजलफ माने घटिया मुसलमान, अशरफ माने श्रेष्ठ मुसलमान। और वहां इस्लामाइजेशन के माध्यम से जो घटिया मुसलमान है वो श्रेष्ठ मुसलमान बनने की तैयारी कर रहा। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे एक खास, नाम लेने से प्रॉब्लम होगी, पर मान लो जैसे एक खास जाति के मुसलमान हैं, तो वो सब जानते हैं कि वो टाइटल लिखने वाले मुसलमान किस जाति के लोग हैं, और कालांतर में उस जाति को वो अरब के क्षेत्रों से या कहीं से जोड़कर जब वो उनका इस्लामाइजेशन हो जाता है, तो एक दो पीढ़ी बाद वो मानने लगते हैं कि उनके जो पूर्वज थे वो अरब के उस हिस्से से, या कहीं से ईरान, इराक, अफगानिस्तान, कहीं से वहां भारत के बाहर से कहीं से आए थे, और वो श्रेष्ठ मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं। तो ये इस्लामाइजेशन चल रहा है, ये भी संघर्ष है। हर क्षेत्र में संघर्ष, में भी संघर्ष, संस्कृति में भी संघर्ष है। अच्छा हिंदू और घटिया हिंदू में संघर्ष चल रहा है। हाँ, कुछ लोगों ने अपने को श्रेष्ठ हिंदू के रूप में स्थापित कर रखा है, और बाकी लोगों को वो कहते हैं कि अरे ये सब ऐसी है। तो ये भी एक हर क्षेत्र में, तो शिक्षा, धर्म, संस्कृति, पेंटिंग, स्पोर्ट्स, सब जगह संघर्ष है। एक छोटे लेखक का बड़े लेखक से संघर्ष चल रहा है, छोटे चित्रकार का बड़े चित्रकार से संघर्ष चल रहा है। तो फ्रांस में तो बोर्डियू को इस तरह के संघर्ष दिखाई दे रहे थे, और वो उन संघर्षों में अपनी एक बुद्धिजीवी की भूमिका निभाना चाहता था। तभी तो भाई समान समाज का मतलब तो यही होगा ना फिर, कि बजाय इसके कि आम आदमी ये सोचे कि मेरा बच्चा IIT या IIM में जाके पढ़े, वो ये सोचे कि मेरा बच्चा उस शिक्षा को प्राप्त कर सके जिससे कि समाज का भला हो, और मेरा बच्चा भी समाज में एक सम्मानजनक स्थिति में रहते हुए अपना जीविकोपार्जन कर सके। किसी की श्रेष्ठता ना रहे, किसी संस्थान की श्रेष्ठता ना रहे, या किसी सब्जेक्ट की श्रेष्ठता ना रहे। आज तो सब्जेक्ट का भी बड़ा चक्कर है। इसमें भी पदक्रम है कि इंजीनियरिंग ऊपर, फिर साइंस, फिर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, सोशल साइंसेज में भी इकोनॉमिक सुपीरियर, सोशियोलॉजी बेचारी सबसे सर्वहारा है, सबसे नीचे हो। क्या ऐसा होता था जब आप IITs में लेक्चर देते थे, जहाँ पे बीटेक स्टूडेंट्स हैं, वो मतलब सोशियोलॉजी के लेक्चर को बहुत ऐसे ही देखते थे कि अरे यार ये क्या पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने से क्या होगा, हटाओ, इससे थोड़े ना जॉब मिलती।
तो क्या ये हाँ, जब पहली बार उनको सोशियोलॉजी का कोर्स पढ़ाया जाता है तो उनको वो कन्विंस नहीं होते कि ये पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो मैच्योर होते हैं हाँ, तब उनको समझ में आता है। कई स्टूडेंट्स तो अब लिखते हैं, जब वो बीटेक करके चले जाते हैं तो लिखते हैं, आज लिखते रहते हैं। जो लड़के 20 साल 25 साल 30 साल पहले बीटेक कर गए वो भी लिखते रहते हैं, या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहते हैं और हाँ। कहते हैं कि उन्होंने आईआईटी कानपुर में उनका जो सबसे अच्छा ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ वो वो समाजशास्त्र के। हाँ, और जीवन में अगर कोई किसी चीज का वो उपयोग कर पा रहे हैं तो मैथ की और थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशंस का नहीं कर पा रहे। उन्होंने जो कुछ समाजशास्त्र के कोर्स में सीखा वही उनके जीवन में उपयोगी रहा। आज कहते हैं वो, उस समय उनको लगता था बेकार का सब्जेक्ट, क्योंकि वो उस समाज से आ रहे थे जिसमें कि सोशियोलॉजी जो है एक घटिया किस्म का ज्ञान का विषय है। और मेरे साथ भी सेम एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है कि मेरे कुछ बीटेक के स्टूडेंट मतलब फ्रेंड्स थे, जब बीटेक कर लिया उन्होंने तब उनको समझ में आया कि अच्छा वास्तविक दुनिया कुछ ऐसी है और उसको समझने के लिए या ये उस तरीके से काम नहीं कर रही है जिस तरीके से हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे, और उसको समझने के लिए कुछ नई तरीके की पढ़ाई चाहिए होती है और वो आदित्य कर रहा है। तो उससे चलो पूछते हैं क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है। उनको उनके लिए कास्ट एक बहुत बड़ी चीज बन के आ जाती है यहाँ पे। जब क्लासेस वाली जो चीज आती है, रिलीजन उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लग जाता है, तब उनको समझ में आता है कि अरे यार ये चीज ऐसे काम नहीं कर रही है जैसे हम लोग सोच रहे थे, ये चीज ऐसे काम कर रही है। तो ये वाली चीज एक बहुत ही गैप क्रिएट कर देती है। हम लोग क्या मैं अपनी क्लास में भी कहता था बच्चे, जैसे कि अक्सर एक सवाल सोशियोलॉजी में आता था कि क्या मुसलमानों में जाति है। तो जो मुस्लिम लड़के, ज्यादातर मुस्लिम लड़के अशरफ समाज से आते हैं। ठीक है। मुगल, पठान, शेख, है ना, जो उच्च वर्ग के मुसलमान अशरफ जिनको कहते हैं, तो वहां से आते हैं। तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते थे कि मुस्लिम्स में भी जातियां हैं और वहां भी संघर्ष चल रहा है। तो एक तो तरीका, आजकल तो खैर बहुत ही आसान हो गया है कि मुस्लिम्स में भी कुछ एसटी हैं, कुछ ओबीसी हैं, कुछ जनरल हैं, तो ये खुद बताता है कि असमानता है। मैंने उनसे कहता था कि आप अच्छा ये छोड़ो कि समाजशास्त्री क्या कहते हैं, सरकार क्या कहती है। हो सकता है समाजशास्त्रियों या सरकार का कोई नेक स्वार्थ हो ये दिखाने में कि मुस्लिम बटे हुए हैं। आप मुस्लिम्स के मैट्रिमोनियल देखिए, जो वो तो मुस्लिम भेजते हैं ना, इंडिविजुअल्स भेजते हैं, किसी से परमिशन नहीं लेते। तो वो क्यों लिखते हैं कि हमको एक ऐसा लड़का या ऐसी लड़की सुंदर पढ़े लिखे, और उसमें वो ये लिखते हैं कि अंसारी या शेख या सैयद। तो वो खुद लिखते हैं क्योंकि उनमें भी संघर्ष चल रहा। अंसारी और सैयद एक स्थान पे नहीं है। आज भी जो सैयद है, जैसे सामान्य परिस्थितियों में एक ब्राह्मण नहीं चाहेगा कि उसकी लड़की की शादी किसी शूद्र के साथ हो, उसी तरह से सैयद नहीं चाहता कि उसकी लड़की की शादी किसी अंसारी या कुरैशी के बच्चे के साथ हो। तो ये संघर्ष चल रहा है, जबकि इस्लाम के हिसाब से तो कोई जाति हो ही नहीं सकती, सभी समान है। तो कैसे होगी वो समानता? वो समानता तभी होगी जबकि अंसारी और कुरैशी इस बात को खुद मानना बंद कर देंगे कि शेख, सैयद, पठान, मुगल ये कोई श्रेष्ठ जातियां हैं, सब मुसलमान। वो ये मानेंगे सब मुसलमान, और हम लोग भी सब ये मानेंगे सब हिंदू, बल्कि हिंदू और मुसलमान क्या हम सब मानेंगे सब मानव है, सब मानव है। हिंदू मुस्लिम भी किसी जमाने में ये एक किस्म के इनइक्वालिटीज के रिप्रोडक्शन या प्रजनन के प्रोसेस का हिस्सा रहा है। तो हमें तो एक समान मानव समाज की स्थापना करनी है। तो हमें इस बात से भी लड़ना है कि हिंदू और मुसलमानों में कोई फर्क है, और जातियों में अजलफ और अशरफ और शूद्र और ब्राह्मण में कोई फर्क है, या स्त्री पुरुषों में फर्क है। तरह तरह की लड़ाई है।